प्रायोजक केश किंग आयुर्वेदिक तेल। अब है प्रॉब्लम चांस ही नहीं। दिव्या बनियान, दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। जब दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान है तो फिर कोई और क्यों? शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूं। और एक्रो पेंट्स, रंग दे जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज बात राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे से दूर रखने वाले संविधान संशोधन विधेयक की, जो फिलहाल टल गया है। पार्टियों के बीच इस विधेयक को लेकर आम राय नहीं बनी, लिहाजा सरकार ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया। पहले तमाम बड़े दल एक सुर से आरटीआई के दायरे में जाने के खिलाफ थे, लेकिन जनता का मूड भांपते सरकार इस बिल को पास कराने का साहस नहीं जुटा पाई, लिहाजा बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना पड़ा। सरकार अब बिल को शीतकालीन सत्र में लाएगी, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही कि आखिर जनता की सेवा का दम भरने वाले राजनीतिक दल जनता से क्या छिपाना चाहते हैं और क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और अगर कोई आरटीआई के दायरे से सवाल पूछता है तो उसको बताने में दिक्कत क्या है। यही है आज का एजेंडा। राजनीतिक दलों के खाते में कितना पैसा है, राजनीतिक दलों के पास ये पैसा कहां से आता है, राजनीतिक दल चुनाव में कहां कितना खर्च करते हैं, ये बताना राजनीतिक दलों को गवारा नहीं। इसलिए ये पार्टियां खुद को आरटीआई के दायरे से बाहर रखना चाहती हैं। इन पार्टियों में सबसे आगे थी कांग्रेस, जो खुद ही आरटीआई कानून लाने का श्रेय लेती रही है। लेकिन अचानक राजनीतिक दलों की राय बदली और कुछ दल आरटीआई कानून में संशोधन के प्रावधानों के खिलाफ नजर आने लगे। लिहाजा सरकार ने बिल को संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है। Because as far as the government is concerned, we considered the entire judgment in detail, and in the House, the discussion will be only focused. But when it goes to the standing committee will deliberate on it in a free and fair manner. दरअसल मुख्य सूचना आयुक्त ने 3 जून के आदेश में कहा था कि 6 राजनीतिक दलों को परोक्ष रूप से केंद्र सरकार से धन मिलता है, लिहाजा उन्हें जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने की जरूरत है। लेकिन निगरानी संस्था के इस आदेश पर राजनीतिक दलों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। लिहाजा सरकार ने काफी विचार विमर्श के बाद आरटीआई अधिनियम में संशोधन का फैसला किया। लेकिन कुछ सांसद जनता का मूड भांपकर इस संशोधन के खिलाफ खड़े हो गए। बीजेपी सांसद मेनका गांधी तो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर संशोधन का विरोध करती दिखी। For people who get no information otherwise, since no other system works, and I just don't think that political parties should be out of it. But your party also seems to be agreeing to the fact that the RTI should not be applicable to political parties. Well, I don't agree. Our stand is that there is a very strong public demand that there should be more transparency in the political system, and we ought to provide either a credible alternative to putting political parties under RTI, or we should accept that political parties should be under RTI. संशोधन के पक्ष में सरकार का तर्क था कि राजनीतिक दल न सार्वजनिक संस्थाएं हैं न सरकारी संस्थाएं, वो सरकार से फंड भी नहीं लेती, लिहाजा उन्हें आरटीआई के दायरे में नहीं होना चाहिए। लेकिन सिविल सोसाइटी सरकार के इस रुख से सहमत नहीं दिखी। अरुणा राय जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट ने सोनिया गांधी को 2 बार पत्र लिखकर संशोधन का विरोध किया। कांग्रेस के अंदर खाने चर्चा ये भी रही कि सोनिया गांधी भी इस संशोधन के पक्ष में नहीं है। उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का जो मूड है, उसमें इस संशोधन बिल का संदेश सही नहीं जाएगा। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। जी हां, इस मसले पे एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल, क्या राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आने से डर रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या राजनीतिक दल जनता से कोई सच्चाई छिपाना चाहते हैं? तीसरा सवाल, क्या राजनीतिक दल अपने फंड को सीक्रेट रखना चाहते हैं, यानी कोई न जाने कहां से पैसा आया, किसने पैसा दिया और क्यों दिया? चौथा सवाल, क्या राजनीतिक दल मिलने वाले चंदे का खुलासा नहीं करना चाहते? और आखिरी सवाल, राजनीतिक पार्टियों को सार्वजनिक संस्थाएं मानने में गलत क्या है? यह सवाल महत्वपूर्ण है और इन सवालों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। जाहिर है आरटीआई को लेकर राजनीतिक दलों का रवैया ही उन पर सवाल खड़े कर रहा है, और हमारा एजेंडा साफ है, राजनीतिक दल पारदर्शिता दिखाएं और यह बताएं कि उन्हें पैसा कहां से मिलता है, क्यों मिलता है, कौन देता है। बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेडी के जय पांडा, बेंगलोर से आरटीआई एक्टिविस्ट निखिल डे और मुंबई से पूर्व सूचना आयुक्त शैलेश गांधी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जय पांडा जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी ने इसका विरोध किया और जिस तरीके से अब इसको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया, आपके विरोध का कारण क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि
आज का जो स्थिति है, हम पॉलिटिकल क्लास में जी थोड़ा आउट ऑफ ट्यून है पब्लिक का मूड के साथ। अगर आप देखें, पब्लिक में बहुत डिमांड है कि हमारे जो पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव आए, इसमें कुछ हम सुधारें, और खास करके ये डिमांड रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो खास करके अकाउंट्स और फंडिंग के बारे ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए जी। अगर हम देखेंगे तो 40 देश हैं जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज उनके फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आते हैं, और जो देश में ये नहीं है, जैसे कि इंग्लैंड या अमेरिका, उनमें एक ऑल्टरनेटिव है जो बहुत बहुत स्ट्रिंजेंट है। उनका जो इलेक्शन कमीशन का राइट है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके अकाउंट सबमिट करते हैं उसको ऑडिट कर सकते हैं और पेनल्टी भी डाल सकते हैं। हमारा ये नहीं है। हमारे इलेक्शन कमीशन में जो आंकड़े दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स के बारे, वो ऑडिटेबल नहीं है, ऑडिट होना चाहिए। ये पब्लिक नहीं है, पब्लिक होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को एक्स्ट्रा पावर दिया जाना चाहिए कि उस पर एक्शन ले। और जब तक हम ये सब ना करें तो मेरे ख्याल में हमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई में ही रहें। जय पांडा, आपने कहा आउट ऑफ ट्यून है पॉलिटिकल पार्टीज। आउट ऑफ ट्यून का मतलब क्या? ये आउट ऑफ ट्यून है यानी मैं ये कह लूं कि बहुत आधुनिक नहीं है, समय से पीछे चल रही है, या कुछ है जिसको छुपाना चाहती हैं, पब्लिक को ना पता चले कि आखिर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, पैसा कहां से? दोनों चीजों में क्या चीज आपको ज्यादा बेहतर लगती है? देखिए, एक परंपरा रह चुका है कि पॉलिटिकल पार्टीज ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन ये अभी 21st सेंचुरी है और पब्लिक का मांग, आप अगर देखें, उनका जो डिमांड है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और मेरे लिए दुख की बात है कि कोर्ट कचहरी हमसे ज्यादा आगे हैं कि पब्लिक का मूड क्या है और क्या बदलाव लाना चाहिए, वो इस पर एक्शन ले रहे हैं। और हम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम वो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, हम इसको लीड करना चाहिए। लीड करने के सिवा हम क्या कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं। तो मैं इसका खिलाफ हूं। बिल्कुल, मुझे लगता है जय पांडा ने बड़ी अच्छी बातें कही कि पॉलिटिकल पार्टीज एक तरीके से एक जमाने में बहुत आधुनिक हुआ करती थी, लेकिन आज शायद समय से पीछे चल रही हैं। पब्लिक के मूड से शायद वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हैं, पब्लिक के मूड को नहीं समझ पा रही हैं, और जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलाव के हिसाब से अपने आप को बदलने के लिए एक तरीके से कोशिश नहीं करें। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी पार्टी इस मसले पे कहां खड़ी है? आपकी पार्टी विरोध करती नजर आती है, कांग्रेस के साथ नजर आती है, क्या कहेंगे आप, क्यों विरोध? देखिए, जो आरटीआई का मामला है, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में पारदर्शिता और शुचिता के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। जब हम सत्ता में थे, एंटी डिफेक्शन लॉ हम लाए थे। आपको याद हो, राज्यसभा में वोटिंग के दौरान ओपन वोट किया जाना चाहिए, यह प्रावधान हम लोग लाए थे, और सांसदों के एसेट्स डिक्लेरेशन वाली बात लाए थे। तो इसलिए राजनीति में पारदर्शिता और शुचिता के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब जहां तक इस आरटीआई वाले प्रश्न की बात है, तो हम एक प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा आरटीआई में कवर्ड हैं। अब यदि हमें किसी और संस्था के द्वारा राजनीतिक दलों को कवर्ड करना है, या किस किस डायमेंशन पे कवर्ड करना है, तो इस बारे में जब एक विस्तृत एक प्रारूप आ जाएगा, तब उस पर हम अपना विचार व्यक्त करेंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, एक होती है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज हमें मानते हैं। मगर दूसरा पक्ष है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल, और जब पॉलिटिकल पक्ष आता है तो उसके साथ सामाजिक पक्ष भी जुड़ जाता है। तो जब हम आरटीआई के दायरे में पॉलिटिकल पार्टीज को लाएंगे, तो वो एक राजनीतिक और सामाजिक संस्थान भी हैं। तो क्या हम उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों को भी आरटीआई में लाएंगे, या हम सिर्फ वित्तीय प्रावधानों को लाएंगे? इन सारी चीजों के बारे में एक विस्तार से जब प्रारूप सामने आए, तो हम उसके ऊपर अपना विचार प्रकट करेंगे। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जैसे मानिए कुछ पार्टियां जिन्होंने क्षेत्र की राजनीति, क्या कल के दिन आप आरटीआई करेंगे? आपने अच्छा तर्क दिया, मैं सैद्धांतिक बता रहा हूं। आपने अच्छा तर्क दिया। मेरा सवाल है, क्या पार्टी बीजेपी और आप सैद्धांतिक तौर पर यह मानते हैं कि आरटीआई के दायरे में होना चाहिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ, जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उसमें अगर कोई हिंदुस्तान का नागरिक अगर जानना चाहे तो यह जानकारी उस तक उपलब्ध कराई जाए कि आपके पास पैसा कहां से? क्या इसके इस पक्ष में है आप सैद्धांतिक तौर पर? देखिए, हम सैद्धांतिक तौर पर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के बिल्कुल पक्ष में हैं।
मगर जो मैंने कहा, अगर आप पूरी पॉलिटिकल पार्टी को लाते हैं तो मैं उदाहरण देता हूं, भारत में अनेक क्षेत्रीय दल हैं, जिन्होंने अनेक ऐसे दल हैं जिन्होंने अपने किसी एक सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करके ऊपर उठे हैं। कल के दिन क्या आरटीआई में क्वेश्चन क्या सकता है, आपने अमुक जाति या अमुक क्षेत्र के ही लोगों को पदाधिकारी क्यों बनाया? या जैसे मान लीजिए जय पांडा जी हैं, सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी उड़ीसा से ही हैं। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के हम पक्षधर हैं, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के हम पक्षधर हैं। मतलब किस बिजनेस हाउस ने आपको पैसा दिया, किस बिजनेस हाउस ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और उसका अमाउंट क्या है, ये बताने के लिए आपकी पार्टी तैयार है? देखिए, ये तो आज भी अगर कोई चाहे तो चुनाव आयोग के माध्यम से जानकारी ले सकता है। तो फिर जरूरत तो फिर विरोध करने की जरूरत क्या है? तो फिर विरोध करने की जरूरत, विरोध की बात नहीं है। यही तो हम जानना चाहते हैं ना कि जब प्रारूप का विस्तार से सामने आए कि आखिर किन किन विषयों पे, यानी किन किन डायमेंशंस पे, किस किस रूप में क्या क्या चीज लाना चाहते हैं, तब हम अपना मत स्पष्ट करेंगे। बिल्कुल। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपकी पार्टी तो आरटीआई, माफ करिएगा सर, अखिलेश प्रताप सिंह, आपकी पार्टी तो आरटीआई लेकर आई, लेकिन आज आपकी ही पार्टी आरटीआई से घबरा रही है। नहीं, कुछ कंफ्यूजन है। हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है या नेताओं के दिमाग में कंफ्यूजन है? नहीं, सबके जगह, मतलब मेरे दिमाग में भी कंफ्यूजन है। बता रहा हूं, जो हाँ, देखिए, जो आरटीआई है वो सिर्फ लोक प्राधिकारी को ही कवर करता है। राजनीतिक दल लोक प्राधिकारी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो भी दस्तावेज सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के पास है, अगर वो 8 में नहीं आता है, रूल 8 में, कॉन्फिडेंशियल में, तो वो कोई भी पब्लिक का आदमी आरटीआई से ले सकता है। और जो आपने अभी जिक्र किया 2 जगह, जो भी हमारा दस्तावेज इनकम टैक्स या इसमें चुनाव आयोग में है, जिसमें हमारी फंडिंग भी, वो सब तो मिलते हैं आरटीआई से। वो तो आज भी मिलते हैं, आज भी लोग लेते हैं, मैं मीडिया में छपता भी है। लगने दीजिए ना फिर, तो फिर आरटीआई लगने दीजिए ना, क्या चिंता है, क्या की परेशानी है? वो तो है ही है, वो तो है ही है। तो आरटीआई लगने दीजिए ना उसमें। वो तो है ही, आरटीआई ऑलरेडी उसमें इम्प्लीमेंटेड है। नहीं है ना, रोक, अभी तो रोज छपता है भाई। मैं अगर आरटीआई लगाकर अगर जानना चाहूं कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर पैसा कहां से आया, तो उसको छिपाने की क्या बात है? अगर आप कह रहे हैं कि वो पहले से है, हाँ, तो बता दीजिए लोगों को, ओपन करिए। वो तो मिलता है आशुतोष जी, वो तो जो कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी ने अपना रिटर्न दिया है या चुनाव आयोग का या इनकम टैक्स में, वो तो मिलता ही है लोगों को। वो तो छप चुका है कई बार, आपको 4-6 महीने पहले याद होगा किस किस घरानों ने किसको कितने कितने दिए हैं, वो छप भी चुका दिल्ली के अखबारों मैगजीनों में, वो तो मिलता ही है। लेकिन जो दूसरा, जो प्रत्याशी है पार्टी वाइज या जो भी हैं, वो तो जिस छोटे से चुनाव के हों या बड़े से चुनाव के हों, वो तो सब अब देना पड़ता है चुनाव आयोग में। इस बार तो 4 पन्ने और बढ़ गए थे डिक्लेरेशन के इस असेंबली चुनाव में, तो वो तो इतना ज्यादा पूरा फैमिली का देना पड़ता है। वो तो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, वो वेबसाइट पे जिसको देखना हो देखे। बात समझ में नहीं आ रही अखिलेश जी, माफ करिएगा, बात समझ में नहीं। जय पांडा जी, आपने बीजेपी की भी बात सुनी और आपने कांग्रेस पार्टी की बात सुनी, दोनों इस देश की प्रिंसिपल सबसे बड़ी पार्टियां हैं जो लगातार सत्ता में रही हैं कम से कम पिछले 16-17 सालों से। क्या उनके तर्कों से आप सहमत हैं कि भाई, वो अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई वो तो इलेक्शन कमीशन के पास ही किसी को पता चल सकता है, तो उसमें क्या नया बात? आप क्या उनके तर्कों से सहमत हैं? देखिए, मैं आज का दिन तू मैं फंसना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सब मिलकर हम इसको देश के हित में भेजे हैं स्टैंडिंग कमेटी को। ये एक छोटा सा जीत है, बड़ा सा जीत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो फाइनेंशियल मामले में कह रहे हैं कि सब सहमत हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे इलेक्शन कमीशन में हम जो सबमिट करते हैं वो झूठ भी सबमिट कर सकते हैं, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज का दिन एक केस है, एक कैंडिडेट ने गलत इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल दिए थे इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन कमीशन ने उसको पकड़ा और सरकार आज कोर्ट पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि गलत होते हुए भी इलेक्शन कमीशन का कोई दांत नहीं है कुछ एक्शन लेने के लिए। तो ये सही नहीं है कि आज का दिन सब फाइनेंशियल मैटर्स में ट्रांसपेरेंसी है। दूसरी बात, जो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स में कह रहे हैं कि पार्टीज का सीक्रेट होना चाहिए, इसमें दो किस्म का बात उठता है। एक होता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन, कैसे आप कैंडिडेट चुनते हैं। देखिए, यूएस में देखिए, यूके में देखिए, अलग डेमोक्रेसीज में देखिए, उनका कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस पब्लिक होता है, पब्लिक प्राइमरीज होता है और चुनते हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें भी कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तीसरा बात है जिस पर बहस हो सकता है। तीसरा बात है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं
इलेक्शन के लिए, वो स्ट्रैटेजी पब्लिक नहीं होना चाहिए। इसमें शायद कुछ दम है, इसको बहस होना चाहिए। जैसे कि आरटीआई में है कि किसी का अगर कमर्शियल पैटेंट है या कमर्शियल नो हाउ है, वो पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, वो उनका कंपेटिटिव एडवांटेज है। तो ये सिर्फ एक लिमिटेड मामला में कि पॉलिटिकल पार्टीज उनका क्या स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं वो सीक्रेट रहे, उसके सिवा मेरे ख्याल में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। कुछ भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। निखिल डे भी हमारे साथ जो बेंगलोर से जुड़े हुए, साथ ही मुंबई से शैलेश गांधी भी हमारे साथ है। निखिल डे जी, आपने राजनीतिक पार्टियों का तर्क सुना, बीजेपी की भी बात सुनी और आपने साथ ही साथ कांग्रेस की भी बात सुनी। उनके अपने कुछ कंसर्न्स हैं और उसमें जैसा जयपांडा भी कह रहे हैं, उनके कुछ कंसर्न जेन्युइन भी हैं, लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आती। एक आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए, सारी बातें पब्लिक में होनी चाहिए? क्योंकि आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं, तो पब्लिक को जानने का भी हक है कि आप कैसे हैं, किस तरीके से हैं, क्या करते हैं। निखिल जी। मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज की ट्रांसपेरेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी को हम भी नहीं रोकना चाहते हैं जी। हम भी नहीं चाहते हैं जैसे ये कह रहे हैं कि हर क्षण पर लोग हमें पूछते रहेंगे और हमारे इंटरनल मैटर्स के बारे में पूछेंगे। लेकिन जैसे आपने जो सवाल पूछा, फाइनेंशियल मैटर्स की आपने सवाल पूछा, लेकिन इन्होंने जवाब दिया कि सब कुछ आज ट्रांसपेरेंट है। नहीं है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि 20,000 से ऊपर हमारे पास इतना ही पैसा आया, 90% पैसा तो छोटे छोटे डोनेशन में आया। हम सब जानते हैं, सारे लोग आपसे और हमसे अनऑफिशियली कहते हैं कि काला धन का बोलबाला ही है। सबका कहना है कि पैसों से ही राजनीति चल रही है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन फिर भी अमेंडमेंट की भाषा देखो तो अमेंडमेंट कहता है पूरी तरह राजनीतिक दल बाहर रहेंगे। उसमें कोई सवाल ही नहीं था कि कौन से चीजों में कोई कंसर्न है। तो जैसे जहां इनको कोई तकलीफ यदि हो रही है स्ट्रैटेजी की या इंटरनल मैटर्स की, तो उसके ऊपर चर्चा हो सकती थी, उसका दिख सकता था। आज भी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट भी आरटीआई के दायरे में है, उसके बाद कहता है कि हमारी स्ट्रैटेजी बाहर नहीं निकलेगी, या इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज भी आरटीआई के दायरे में है। तो दायरे से बाहर निकालना एकमात्र संस्था, राजनीतिक दल जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको बाहर निकालना पूरी तरह बहुत ही गलत बात है। इसलिए आज मैं एक जयपांडा जी को बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ एमपीज पार्लियामेंट में खड़े हुए, एक पूरी तूफान थी उनके खिलाफ, लेकिन वो उस तूफान के बीच में खड़े रहे। उन्होंने जगह बनाई, एक छोटी जीत नहीं बड़ी जीत, क्योंकि लग रहा था कि ये तो किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी ही करेंगे और बात भी नहीं करेंगे। आज कम से कम बात करने के लिए कुछ जगह मिली है, और मुझे लगता है जनता का हमें सोचना चाहिए, जनता का प्रभाव, जनता का असर कहीं न कहीं सांसदों के ऊपर पड़ा है, इसकी वजह से ये टाला गया। शैलेश गांधी जी, जो ये बार बार ये कहा जाता है कि भाई राजनीतिक दलों को इस आरटीआई के दायरे में नहीं लाना चाहिए, एक क्योंकि वो सार्वजनिक संस्थाएं नहीं है, दूसरी बात सरकार से उनको किसी तरीके का पैसा नहीं मिलता है, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी कह लें या जो भी कह लें, उसकी जो परिभाषा है, उसकी परिभाषा राजनीतिक दलों पर सही नहीं उतरती है, इसलिए इनको आरटीआई के दायरे में नहीं रखा जा सकता। क्या यह तर्क सही है या इस परिभाषा को भी बदलने की जरूरत है? पहले तो ये तर्क वो खुद भी नहीं मानते जी। अगर वो खुद मानते तो कोर्ट में जाते, तो वो मानते ही नहीं है, बट वो ऐसे ही कह रहे हैं कहने के लिए। मगर उससे आगे आज के दिन कम से कम मैं पहले ये रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा कि आज लोकशाही का त्योहार है, क्योंकि पहली बार ये हुआ है कि राजनीतिक पार्टीज को कुछ ठीक नहीं लगा, उन्होंने कहा हम ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने सुनी इस बात को और कहा हम बिल लेके आएंगे। बिल लाए, कुछ एमपीज ने खड़े होकर कहा कि हमारे हिसाब से ये सही नहीं है कि हम इसको अमेंड करें। जयपांडा जी हैं, उमर अब्दुल्ला है, दिनेश त्रिवेदी हैं, मिलिंद देवरा जैसे मिनिस्टर ने भी ये खुल के कहा कि इस तरह से करना ठीक नहीं है। लोगों की बात सुनी गई और हम ये नहीं थे कि लाखों लोग कहीं तादाद में खड़े थे कि जो थ्रेटन करेंगे, इंटिमिडेट करेंगे सरकार को। पॉलिटिकल क्लास को लोगों ने फोन किए, पिटिशंस भेजे, बातें की, और ये बातों और संवाद से ये तय हुआ कि ये स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये लोकशाही की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको हम छोटा ना बनाएं। अब बात रहती है कि भाई वो पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं। जैसे मैंने कहा, अगर सचमुच वो पब्लिक अथॉरिटी ना होते तो वो कोर्ट में जाके इसे चैलेंज करते, वो नहीं किया है इन्होंने।
वो कहते हैं कि हम फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंट हैं। जी, आज जितने पॉलिटिशियंस हैं इस पैनल पे या देश भर में, कोई एक कहे कि हमारी पूरी काम व्हाइट के पैसे में होता है, ब्लैक में नहीं होता है, अगर अपने दिल पे हाथ रख के कह दे तो हम मान लें। छोटा से छोटा बच्चा ये कहता है कि ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन है। तो ये कहना कि पारदर्शिता, ये तो गलत बात है। स्टैंडिंग कमेटी में मामला जाएगा, हम इस पे बहस करेंगे, जनता की बात सुनवाई हो रही है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आज की लोकशाही की, और मुझे मिलता है हम सबको इसको साथ मनाना चाहिए। शैलेश जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लोगों ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास तो हमारी सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन जो जानकारियां उपलब्ध नहीं और जिनको पब्लिक जानती है, यानी जनता को पता है, वो ये कि चुनाव काले धन से लड़े जाते हैं। जितनी सीमा निर्धारित की गई है उसका 10 गुना से ज्यादा एक एमएलए और एमपी खर्च करता है। शायद एमएलए संसद विधानसभा में आने के पहले या शपथ लेने के पहले वो झूठ बोलता है। तो ये जो काले धन की बात है, कहीं इसको छुपाने की कोशिश तो बीजेपी या कांग्रेस नहीं करी? सबसे पहले मैं आपसे आप जवाब दीजिए, फिर मैं अखिलेश जी से सवाल करूंगा। सुधांशु जी, देखिए, निश्चित रूप से इस ढंग की कोई भी चीजें जो पब्लिक डोमेन में हैं और जहां पर यह आशंका जनता के मन में उत्पन्न होती हो कि यहां पे काले धन का दुरुपयोग हो रहा है, तो उन चीजों के बारे में जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी काले धन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती चुनाव में? देखिए, मैंने आपसे कहा कि काले धन का इस्तेमाल हमारी तरफ से हम अपनी जानकारी में यथासंभव बिल्कुल नहीं होने देते हैं। अब उसकी जितनी भी अधिक ट्रांसपेरेंसी हो सके हम उसको बनाए रखने के पक्षधर हैं। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कहा गया कि ये एनजीओज वाली कैटेगरी में आती हैं, या तो फिर एक व्यापक नीति बने कि सारे एनजीओज के अंदर में आ जाएंगे। एक दूसरा एक आपको उदाहरण देकर बताना, पब्लिक अथॉरिटी, मैं आपसे एक उदाहरण, मेरा छोटा सवाल है सर, माफ करिएगा, मेरा छोटा सवाल ये है कि ये जो पूरा सवाल फाइनेंशियल मैटर्स का इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग और पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी और कोशिश ये ब्लैक मनी पर चलती। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको स्पष्ट करें, क्या बीजेपी ब्लैक मनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती? क्या आपकी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, चाहे एमएलए का चुनाव लड़े या एमपी का चुनाव लड़े, वो बिल्कुल ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं करता? जितनी सीमा निर्धारित की गई है उसी सीमा में चुनाव लड़ता है? देखिए, जहां तक पार्टी अपने स्तर से पूरा प्रयास करती है कि उसके संज्ञान में कोई ऐसी बात न होने पाए जहां पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है। जी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कभी कभी हम क्यों कह रहे हैं कि इसका डिटेल सामने आना चाहिए। उदाहरण के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ हम लाए थे। हमने ये सोचा कि एंटी डिफेक्शन लॉ आएगा, खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, और जबकि हम बड़े दल थे, एंटी डिफेक्शन लॉ से छोटे दलों को फायदा और बड़े दलों को नुकसान था। मगर हुआ क्या? आपने देखा मधु कौड़ा जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गया, क्योंकि एक निर्दलीय विधायक किसी दल में शामिल ही नहीं हो सकता है। तो कभी कभी हुआ क्या कि हमने अच्छे के लिए किया पर उसमें इंटीग्रेसीज ऐसी निकली, उससे तो और बड़ा भ्रष्टाचार शुरू हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र और राजनीति से जुड़ी चीजें हैं, इसके अंदर इतने पॉइंट्स और सब पॉइंट्स और इंप्लीकेशंस हैं कि उन पर विस्तार से विचार करके ही होना चाहिए। जैसे जय पांडा जी ने अभी एक बात कही कि कैंडिडेट्स के चयन के बारे में क्वेश्चन होना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या वो अलाउ करेंगे कि उनके यहां यह भी प्रश्न किया जाए कि उनके यहां अध्यक्ष एक ही व्यक्ति अनवरत आजीवन क्यों चलता रहता है, उसके बाद उनका बेटा ही क्यों हो जाता है? क्या इस प्रश्न का वो उत्तर देना उचित समझेंगे? सुधांशु जी, ये सवाल मैं कह रहा हूं, ये सवाल मैं उनसे करूंगा इनके बारे में, ये सवाल मैं उनसे करूंगा। बट अखिलेश जी, क्या आपकी पार्टी ये दावे के साथ कह सकती है कि आपकी पार्टी के अंदर ब्लैक मनी का एक भी पैसा नहीं लगा हुआ है जो ऑडिट में पकड़ा जाएगा? पहली बात आशुतोष जी, जहां तक हम भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जब से आरटीआई आया तब से आरटीआई के काम करते हैं। सवाल नहीं होता है आरटीआई में, जहां तक हम समझते हैं आरटीआई को, जो कुछ है वो लिया जा सकता है जिस रूप में है, ऑडियो विजुअल प्रिंट जो भी है। तो कौन क्यों नहीं बना, ये सवाल आरटीआई से नहीं होता। जो दूसरी बात, सुधांशु जी कई बार 2 बार बोले कि एंटी डिफेक्शन बिल ये लाया, जहां तक मुझे स्मरण है राजीव जी लाए थे, इनके समय में उसमें अमेंडमेंट हुआ था। तीसरी बात, जो ब्लैक मनी की बात आप कर रहे हैं, देखिए आज भी 2-3 इनकम टैक्स के आईएएस जो होते हैं कमिश्नर, वो एक असेंबली सेगमेंट में 2-2, 3-3 आते हैं, और हर दूसरे दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू सारा रजिस्टर देना पड़ता है, खर्चे का विवरण देना पड़ता है, बैंक में अकाउंट खोल के सारा खर्चा
चेक के थ्रू करना पड़ता है और वो उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर, और उसको मॉनिटर करता है। लेकिन मेरी बात सुन ले प्लीज। लेकिन इसके बाद भी बड़ी पार्टियों में हम मानते हैं बहुत कोई ब्लैक मनी का खेल नहीं है, लेकिन प्रत्याशी या और दूसरे लोग जरूर करते हैं। इससे मैं इतराज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं देखता हूं कैसे लोग खर्च करते हैं। ठीक है, तो क्यों इतनी ट्रांसपेरेंसी की गई है, इतनी व्यवस्था की गई है, कानून बनाया गया है, इनकम टैक्स कमिश्नर बैठ रहा है चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर, फिर भी लोग कर रहे हैं। आपने अपनी बात कह ली। जय पांडा जी, चुनाव तो आप भी लड़ते हैं, क्या ये आरोप सिर्फ प्रत्याशियों पर डाल दिया जाए? राजनीतिक दल में ब्लैक मनी का 1 रुपया भी नहीं होता है, क्या ये हम मान लें? क्या यही सच्चाई है? नहीं, ये गलत होगा कहने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत सारा ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है और इसीलिए हम सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। और इसके बारे में 2 चीज कहना चाहूंगा। अभी प्रश्न उठा था कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं। मुझे लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। पब्लिक अथॉरिटी आप कहें या पब्लिक एंटिटी कहें या इलेक्टेड एमपीज एमएलएज को पब्लिक सर्वेंट कहें, मुझे जरा अजीब सा लगता है कि जब हम पब्लिक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम उससे कैसे दूर रह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। मेरे ख्याल में तो हम वी आर पब्लिक इन एवरी वे। तो ये एक बात है। और दूसरी बात है कि जो कैंडिडेट के बारे मुझे प्रश्न पूछा गया, कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे, मेरी पार्टी में मुझे लगता है कि जो नॉर्म है इंडिया में उससे काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। आप किसी का भी पोता हो, बेटा हो, नेफ्यू हो, हम एक ओपिनियन पोल सिस्टम करके चुनते हैं कैंडिडेट सिलेक्शन, और उसी के वजह से मेरे ख्याल में हमें ज्यादा सफलता मिली हुई है। लेकिन ये भी काफी नहीं है। मुझे जैसे आप अलग देशों में देखें तो उनका कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल पब्लिक होता है, तो हमें क्यों इतराज होना चाहिए? बिल्कुल। जय पांडा जी, आप बड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहे हैं और इन तमाम महत्वपूर्ण सवालों को और आगे लेके चलेंगे और डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों के राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल अभी भी कहीं ना कहीं अनुत्तरित है, और वो सवाल है जिस तरीके जय पांडा ने कहा कि भाई अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि अगर कल लोग ये सवाल करने लगेंगे आपने फला कैंडिडेट को किस आधार पर चुना, क्या जाति के आधार पर चुना, धर्म के आधार पर चुना, क्यों चुना, इस सवाल का जवाब हम देते देते थक जाएंगे और एक ही पार्टी के 50 लोग आरटीआई लगाएंगे और पार्टी का बंटाधार हो जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल की चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।